नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जिनका डंका कोरोना काल में दुनिया भर में बज रहा है। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भी पीएम मोदी की लोकप्रियता कायम है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक स्वीकार्यता के मामले में पीएम मोदी अब भी दुनिया के बाकी नेताओं की तुलना में नंबर 1 है। बड़ी बात यह है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 5 में भी नहीं है। सर्वे के मुताबिक पिछले 1 साल में मोदी की लोकप्रियता में 20% की गिरावट आई है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी 66% पर है। 66% लोग मोदी को पसंद करते हैं। सर्वे में पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 12 देशों के नेताओं से 20 साबित हुए हैं। इस सर्वे में पीएम मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग है 65%। वहीं तीसरा नंबर मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेदोर का रहा, जिनकी रेटिंग 63% है, 63%। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 54% रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर रहे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल 53% रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर रही और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 53% रेटिंग के साथ 6ठे नंबर पर रहे। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 7वें नंबर पर हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन 8वें पर हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेन 9वें नंबर पर हैं और स्पेन के पेड्रो सांचेज 10वें नंबर पर हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति 11वें पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 12वें पर हैं और जापान के प्रधानमंत्री 13वें नंबर पर हैं। अमेरिकी एजेंसी ने मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को रैंकिंग सुधारने का एक जरिया माना है। हाल में जो पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था 7 जून को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 तारीख से पूरे देश में सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। जो वैक्सीन खरीदने का काम पहले राज्यों को दिया गया था, वो केंद्र फिर से अपने हाथों में ले रहा है। इस सर्वे के मुताबिक उस संबोधन से पीएम की लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ी है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपको याद होगा, पीएम ने कहा था कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को पूरे देश में केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। राज्य सरकारों को यह 75% वैक्सीन देने की बात कही थी। उन्होंने अपने संबोधन में 80 करोड़ गरीबों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसे भी नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया था। आपको याद होगा, पीएम मोदी भले ही लोकप्रियता के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर हैं, लेकिन अगले साल उन्हें सियासी मोर्चे पर बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। दरअसल अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी की योगी सरकार का कार्यकाल अगले साल मई में खत्म होना है। 2024 के आम चुनाव में अगर मोदी को जीत हासिल करनी है तो यूपी में एक बार फिर से झंडा लहराना बहुत जरूरी है। यूपी के अलावा अगले साल पंजाब में चुनाव हैं, गोवा में चुनाव हैं, उत्तराखंड में चुनाव हैं और मणिपुर में भी इलेक्शन होना है। इनमें से गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी की पहले से सरकार है, जबकि मणिपुर में बीजेपी गठबंधन सत्ता में है। यानी अगले 5 में से 4 राज्यों में अगले साल बीजेपी और पीएम मोदी के सामने बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, ये तो आने वाले चुनाव हुए। हाल के महीनों में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें बीजेपी को मिलीजुली कामयाबी हासिल हुई थी। असम में बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई थी, याद होगा आपको। पुदुचेरी में पहली बार गठबंधन वाली सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में ममता के सामने बीजेपी टिक नहीं पाई। हालांकि सच यह है कि पहली बार बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल भी बनी है। केरल में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी और तमिलनाडु में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही थी। तो हाल के 5 चुनाव, मिला जुला नतीजा। आने वाले 5 चुनाव बहुत बड़ी चुनौती, और उसके बीच जो सर्वे आया है वो क्या कहता है, इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। हमारा सवाल बड़ा सीधा है, महामारी के दौर में भी पीएम मोदी नंबर 1, और दूसरा 20% क्यों गिरी मोदी की लोकप्रियता। आज इसी पर होगी राष्ट्र की बात में चर्चा। प्रधानमंत्री की मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, गिर रही है, क्या हो रहा है? मेरे साथ आज बीजेपी से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन आ रहे हैं।
एलजेपी से AK वाजपेयी हैं और मेरे साथ अभय दुबे आज जुड़ रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और CSDS से ताल्लुक रखते आए हैं। जो सर्वेज होते हैं उन पर अभय दुबे की अच्छी खासी पकड़ है। अंदर तक जानते हैं अभय दुबे कि ये सर्वे कैसे कराए जाते हैं। आप सभी का स्वागत है। अभय दुबे, आप ही से शुरू कर रहा हूं मैं। अभय दुबे, ये जो सर्वे आया है मॉर्निंग कंसल्ट का, इसको कैसे देखा जाए? ये तो ये कह रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रियता इस समय प्रधानमंत्री की है 66%, पर 20% की गिरावट भी है। अभय दुबे, देखिए, जितनी मुझे जानकारी है इस सर्वे की पद्धति क्या है, इस सर्वे में कितने लोगों से बातचीत की गई है, उसमें किस देश के कितने लोग हैं, किस तबके के हैं, ये सब जानकारियां मुझे नहीं है। अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है उससे ये सब स्पष्ट नहीं होता। अगर आपको ये सब बातें मालूम है तो आप जरूर बताएं कि इस सर्वे करने की पद्धति क्या है। तो सर्वे से संबंधित जो पद्धति मूलक सवाल है उनके बारे में तो कोई राय दी नहीं जा सकती। इसमें यह कहा गया है, मैं पहले ही बता देता हूं अभय जी, क्योंकि आपने पूछ लिया। तो जो मेरी जानकारी है इस सर्वे के बारे में, इसमें भारत के सिर्फ 2126 लोग शामिल हैं। इसमें 28% लोगों ने मोदी को अलोकप्रिय माना है, लोकप्रिय माना है, माफ करिए, एक सेकंड। 2126 लोग टोटल इस सर्वे में हैं और इनमें से 28% लोगों ने मोदी को मोदी की लोकप्रियता को अस्वीकार कर दिया है। मोदी की लोकप्रियता को 28% लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। यह है, सिर्फ 2126 लोग हैं इस सर्वे में इंडिया के, जो अभी तक इसमें बताया गया। और ये जो मॉर्निंग कंसल्ट है, इसके बारे में अभय जी आप जानते होंगे, ये दुनिया भर में सारे नेताओं की अप्रूवल रेटिंग को लगातार ट्रैक करता है। हर हफ्ते किसकी रेटिंग घटी, किसकी रेटिंग बढ़ी। तो उसमें 66% प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग आई है जून के शुरुआत में, जो 20% गिरी है। आपने जो 2000 से कुछ ज्यादा और 28% वाला आंकड़ा दिया, हाँ। वो ठीक है, उससे कुछ जानकारी बढ़ी है, लेकिन ये जानकारी अभी इस सर्वे की क्वालिटी पर टिप्पणी करने के लिए अपर्याप्त है। मेरे सभी साथी भी इस बात को मानेंगे, हाँ। कि ये पूरी बात नहीं है। अभी जब बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद मेरी संस्था ने एक पोस्ट पोल सर्वे किया था उन 5 राज्यों में, जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए। उनमें लोगों से जो सवाल पूछे गए थे बीजेपी सरकार की साख के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, जो महामारी का प्रबंधन है उसके बारे में जो सवाल पूछे गए थे। उसके बाद में एक और सर्वे हुआ जो कि ABP चैनल पर प्रसारित हुआ था। इस बहस में मैंने भी भागीदारी की थी। सी वोटर्स का सर्वे था, उसमें भी प्रधानमंत्री की साख के बारे में आंकड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उसकी सरकार की साख के बारे में आंकड़े थे। सभी सर्वेक्षणों में और इस सर्वेक्षण में भी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जा रहा है, एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ग्राफ नीचे गिर रहा है। इसमें भी आपने बताया कि उनकी जो भी लोकप्रियता थी, उसकी रेटिंग जो भी रही होगी, उसमें 20% की कमी आई है। हाँ। यानी पिछले दिनों जो ग्राफ है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आया है। ये भारत में हुए सर्वेक्षण हो, जो स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए हैं, या अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया सर्वेक्षण हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक समानता है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में इजाफा नहीं हो रहा है, उसमें गिरावट हो रही है। और 20% की गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं है। ऐसी गिरावट स्नोबॉल भी हो सकती है अगर इसको रोका नहीं गया। अगर ऐसी हिंदुस्तान में कितनी जबरदस्त महंगाई है, कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना प्रबंधन में कितनी खामियां हैं, हम सब लोग इसी मंच पे, न्यूज़ 24 के मंच पे बहुत ज्यादा इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि अगर सरकार ने ऐसी नीतियां नहीं अपनाई जिससे ये गिरावट नहीं रोकी जा सकी, तो फिर ये स्नोबॉल भी हो सकती है। और इस खतरे को सरकार भी समझती है, प्रधानमंत्री भी समझते हैं और उनके सलाहकार भी समझते हैं। और मेरा विचार है कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। अच्छा अभय जी, एक चीज और, क्योंकि आमतौर पर जो सर्वे किए जाते हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें सर्वे कराने में और उनको समझने में, उनका विश्लेषण करने में। तो पहले जो सर्वे किए जाते थे, कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूं, तब लोग सड़कों में जाते थे, फील्ड में जाकर लोगों से उनकी राय लेते थे, बाकायदा सवाल जवाब लिखकर उसके बाद लाते थे। फिर साथ ही साथ टेलीफोन पर यह सब होता था, फोन किया जाता था लोगों को, उनकी राय ली जाती थी। अच्छा, ये जो मॉर्निंग कंसल्ट जो सर्वे करती है, इसका यह दावा है कि इसकी पहुंच 10 करोड़ लोगों के डेटा तक है दुनिया भर में। और ये जो तकनीक अपनाती है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक इसका रहता है, फिर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल होता है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। और ये कहते हैं कि 100 से ज़्यादा देशों में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को ये इंटरव्यू कर चुके हैं।
तो ये इनका ऑनगोइंग सर्वे चलता है जिसमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इनकी जो दावेदारियां हैं वो समझ में आने काबिल हैं। वो जमाना चला गया जब लोगों के पास लोग प्रश्नावली लेकर जाते थे और लोगों से मिलकर उनसे पूछते थे। अब दरअसल आमतौर पर इस तरह के सर्वेक्षण नहीं होते। बहुत ही कम एजेंसियां हैं जो इस तरह के सर्वेक्षण करती हैं, क्योंकि इस तरह के सर्वेक्षण में संसाधन बहुत खर्च होते हैं, समय बहुत खर्च होता है, और अब महामारी की वजह से तो ऐसा सर्वेक्षण कर पाना काफी मुश्किल हो गया है। अब आमतौर पर टेलीफोनी के जरिए ज्यादा सर्वेक्षण होते हैं। भारत में जो सर्वेक्षण हुए जिनका मैंने अभी जिक्र किया वो आमतौर पर टेलीफोनी के जरिए हुए हैं, क्योंकि जो सेलफोन है उसका प्रसार भारत में बहुत बढ़ गया है। उसके जरिए आप चाहें तो जो अपना आप बनाते हैं सैंपल बनाते हैं, उस सैंपल तक आपकी पहुंच अच्छी तरीके से हो सकती है। ओके। अब इस एजेंसी ने दावा किया, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने, अगर इसकी क्षमताएं इतनी ज्यादा हैं कि वो 1.5 करोड़ लोगों के डेटा तक उसकी पहुंच है और इतने लोगों से वो इंटरव्यू ले सकती है, तो भारत से उसने केवल 2000 से ज्यादा ही लोग क्यों शामिल किए? 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा का ये जो देश है, इस देश में अगर वो एजेंसी चाहती तो 10-12 हजार या 20-25 हजार लोगों के साथ तो बातचीत कर सकती थी। करेक्ट। मेरा मानना यह है कि ये संख्या बहुत ही कम है, और जो उसकी क्षमता आपने बताई है उस क्षमता का सदुपयोग भारत के संबंध में नहीं किया गया है। हाँ, वो इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स की बात हो रही है, वो दुनिया भर में जो लोकप्रियता है उसकी बात हो रही है। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन आखिर इतना बड़े देश, अब मान लो चीन के नेतृत्व की लोकप्रियता का आप पता लगाना चाहें और वहां पर 2000 या 3000 लोगों से बातचीत करें तो कितना पर्याप्त होगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। आलोक शर्मा हंस रहे थे अभी, आलोक शर्मा हंस रहे थे जब हम सर्वे के बारे में डिटेल्स दे रहे थे। आलोक जी क्यों हंस रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मानक जी जो जिस चीज में बीजेपी की भारत हासिल है वो तो कोई भी पैरामीटर नहीं लिया इन्होंने। भाई ईडी, सीबीआई, ईसी सब जेब में डाल के घूमती है बीजेपी, और एमएलए थोक में खरीदती है, और जिस तरह से नोएडा का 90% मीडिया नतमस्तक है, तो ये तो एक भी पैरामीटर इन्होंने नहीं लिया। एक अदानी अंबानी में से किसी को इशारा कर दिया होगा भाई छोटी सी एजेंसी आ रही है, कोई इसको हैंडल कर लो जरा, ये तो कुछ भी नहीं है। मानक जी आप बताइए, पीसीआर से कहिएगा कि 2126/140 करोड़ एक बार डिवाइड करके देखें जरा कितनी जीरो आती हैं, फिर अपराजिता से जीरो के बारे में कुछ पूछेंगे। हाँ जरूर इन्होंने जो सर्वे किया उसमें स्विस बैंक से जरूर पूछा होगा कि सबसे ज्यादा काला धन किसका गया है। इन्होंने जरूर गंगा किनारे आके जरूर जो है कहीं ना कहीं जरूर पता किया होगा कितनी लाशें वहां पर तैर रही हैं। इन्होंने जरूर पूछा होगा कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम, अफ्रीका के बहुत से देशों की पर कैपिटा इनकम कैसे भारत से आगे चली गई, जरूर इन्होंने सर्वे किया होगा। जीडीपी -29%, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे, स्विस बैंक में 60% काला धन बढ़ गया, और किसान 10 लाख देश की राजधानी पे बैठे हैं और मोदी जी बाबा हो रही है। भाई गजब है। मुझे लग रहा है 23.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से जिस देश में नीचे चले गए हों, और एक वर्ष में 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हों, नेपाल जैसा पड़ोसी हमारा दूर चला गया हो, और चीन हमारी सेना में घुस के बैठा हो, और मुझे लगता है भाई ये तो मोदी जी कमाल कर सकते हैं, ये एजेंसी जरूर मैनेज की होगी। हाँ अगर कोई थाली वाली बजाने से कहीं बड़ी हो मोदी जी की तो मैं बजा देता हूँ, थोड़ी सी की लोकप्रियता मोदी जी की और बढ़ जाएगी। भाई अरे कमाल है, आप तो थाली और चम्मच लेके आए आलोक जी, आज क्या बात है? जब अरे भाई देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती हो तो मानक जी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए, बताइए मुझे आप। नहीं तो आप थाली और चम्मच क्यों लेकर आए आज? देखिए मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का सवाल था, मैं इसलिए लेकर आया था। अब बात आती है वैक्सीन की। ना पहले एक बार थाली और चम्मच दिखाइए अपनी ना, मैं आज देखना चाहता हूं। लगता मैं क्यों लेकर आए आज? मैं तो दिया बाकी सब लेकर आ जाऊंगा, और ये बजाने से अगर मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती हो तो भाई मैं पूरे शो बढ़ाऊंगा मानक जी। अब बात आती है कि आपके देश के अंदर ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के लोग फुटपाथ पे और रिक्शा पे मर गए हों, और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ गई है। आप देखिए किस तरह से आप इस सर्वे को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यही सर्वे ये भी कह रहा है कि सर्वे भाई मानक जी नहीं क्योंकि सर्वे में तो वेस्ट बंगाल में इनकी 250 सीट आ रही है। नहीं ये सर्वे ये भी कह रहा है कि 20% लोकप्रियता गिर गई है, 20% कम हो गई है। मैं कहता हूं 20 का आंकड़ा कम है। मोदी जी की जो लोकप्रियता है इसका वो बिल्कुल फर्क में है, और दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी के साथ साथ देश की बदनामी हुई है। तमाम मीडिया में तो क्या क्या छपा है यूएसए में, जरा आप देख लीजिए मानक जी, लैंसेट में क्या छपा था, मैं ऊपर जाना नहीं चाहता। 50 वर्षों की हाईएस्ट बेरोजगारी, एक वर्ष में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई सातवें आसमान पर। मई के महीने में जब सरसों की फसल आती है 225 रुपए तेल बिक रहा है सरसों का,
पेट्रोल सब 100 रुपए से ऊपर चला गया, लेकिन गजब है भाई, थाली पीटनी चाहिए इस बात पे। तो बिल्कुल इसका तो मतलब कमाल है। एक देश के प्रधानमंत्री एक बार और फिर से आलोक जी फिर से एक बार और बजा दीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री की अगर लोकप्रियता बढ़ती है तो भाई थाली एक बार फिर बजा देते हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़नी चाहिए। अब बात आती है मोदी जी के ऊपर। देश के प्रधानमंत्री 1.25 साल में जब से महामारी आई है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आप लोग सब मीडिया के नोएडा के साथ ही कहते थे ना मनमोहन सिंह साहब को कि गूंगे प्रधानमंत्री हैं। आज आपकी हिम्मत नहीं है कि कोई पूछ ले कि मोदी जी से 2 सवाल कोई पूछ ले। हम नहीं कहते थे, हमने कभी नहीं कहा प्रधान, हमने कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह गूंगे प्रधान। सब लोगों ने कहा था। चलिए वापस आते हैं इसके बाद। अभी मुझे लगता है कि जो सर्वे लेटेस्ट किया होगा इस कंपनी ने या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है फर्जीवाड़ा जो किया होगा इसने बीजेपी से मिलकर, उसमें जरूर राम मंदिर घोटाला जरूर ऐड किया होगा इन्होंने कि देश में जो हिंदुत्ववादी सरकार है वो राम मंदिर को भी नहीं छोड़ रही है ठगने से। और जिस तरह से 5-5 प्राइज वैक्सीन के हैं वो जरूर इन्होंने कंसीडर किया होगा। और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां तो छोड़ी नहीं होंगी इन्होंने। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जितनी टिप्पणियां होंगी जरूर 2126 लोगों से इन्होंने पूछा होगा। अरे भाई ये सर्वे करने वाली कंपनी कुछ तो शर्म करे। और जो मीडिया लोग के साथ ही आज इस बात पर डिबेट करा रहे हैं कुछ तो सोचें कम से कम कि क्या कर दिया देश का इस देश के प्रधानमंत्री ने, देश को कहां पहुंचा दिया है। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि विश्व में नंबर 1 है। शर्म आती है हमें। तो अपराजिता जी बोलिए। अपराजिता जी 2-3 चीजों पर जवाब चाह रहा हूं। मुझे पता है आपने सारी बातें सुन ली है, एक एक करके आप जवाब देंगी। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं इस पर जवाब दीजिएगा। आलोक शर्मा आज थाली और चम्मच लेकर आए हैं, देखा आपने, बार बार बजा रहे हैं, कह रहे हैं लोकप्रियता बढ़ती है तो हम और बढ़ा देते हैं। लीजिए पहले इस पर बोलिएगा। आप सबको मेरा नमस्कार। नकारात्मक सोच चरम सीमा पर है। मुझे की वही कहानी याद आ रही है जिसे हमें कहा जाता था जब हम बच्चे थे, ग्लास में पानी है, हमें पूछा जाता है कि ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। निर्भर हम पर करता है हम क्या देखना चाहते हैं। देखिए मॉर्निंग कंसल्टेंट की जो इंटेलिजेंस फर्म है, नामक जो इंटेलिजेंस फर्म है, उसकी रेटिंग में मोदी जी विश्व में नंबर 1 है। मुझे लगता है इसे स्वीकार करना होगा। बहुत दुख हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को हमारे देश में इस तथ्य को स्वीकार करने में, लेकिन जो सत्य है वह सत्य है, जो गलत होता है वो गलत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि बाइडेन साहब प्रथम 5 में भी नहीं है, 53% में खड़े हैं। कनाडा 48% में उनकी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है। बोरिस जॉनसन यूके 44% में है। मैं इसलिए इन देशों का नाम ले रही हूं क्योंकि विगत करीबन 50 टीवी चैनल के डिबेट्स में इन देशों का उदाहरण कोविड मैनेजमेंट के विषय में दिया जाता था। और आज सबको पीछे छोड़कर 66% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। अच्छा अपराजिता जी, हाँ, देश में आगे बढ़कर मानकीन से सवाल इतने उठाए हैं, मैंने एक सवाल का तो जवाब दीजिए। नंबर 1 का क्या आधार है? सबको नेतृत्व दिया और आज उनके बलिष्ठ नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सक्रियता के साथ, बहुत योग्यता के साथ टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा अपराजिता जी, और हम दूसरी अपराजिता जी मैं ये कह रहा हूं अपराजिता जी, ये जो मॉर्निंग कंसल्ट फर्म है ये ग्लोबल सर्वे किया है इसने। इंडिया के तो इसमें सिर्फ 2100-2200 लोग शामिल हैं। तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग प्रधानमंत्री मोदी के काम को अच्छा बता रहे हैं और 21% जो 2100-2200 लोग हैं उसमें से बहुत कम देखिए, इसीलिए तो हमें इस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल फर्म है। अगर मान लीजिए कि यह देशी फर्म रहता तो जैसे इंडिजिनस वैक्सीन पर गालियां सुनने को मिलती हैं, कोवैक्सीन को गालियां सुनने को मिलती हैं, उसी तरह कांग्रेस इसे गाली देती रहती। ये तो भाई ग्लोबल फर्म है, अमेरिकन फर्म है, अमेरिकन इंटेलिजेंस फर्म है, हमेशा से करता आ रहा है। और उसने जब कह दिया तो मुझे लगता है हम सबको मानना ही पड़ेगा, जितना भी कड़वा लगे लेकिन सच होता तो है। ये भी मानना पड़ेगा कि ये अप्रूवल रेटिंग 20% कम हो गई अपराजिता जी।
लोकप्रियता 20% कम हुई है, ये भी मानना पड़ेगा। बहुत योग्य प्रधानमंत्री। अपराजिता जी, अगर आप इस सर्वे को मानती हैं और उसको बिल्कुल सही मानती हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि इसकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री की कम हो रही है, 20% कम हो गई। देखिए, मैंने कहा अभी भी तो नंबर 1 है, विश्व में नंबर 1 है। कोविड की दूसरी लहर चल रही है। आप दूसरे देशों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की तुलना करें, अभी भी हम 66% हैं। कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा नकारात्मक सोच की चरम सीमा होगी अगर हम ये देखें कि 20% कम हो गया है। नहीं, लेकिन अपराजिता जी, आप दो चीजों में अगर फर्क करके देखें अपराजिता जी, अभी अभय दुबे ने बताया, मुझे बोलने दें। हाँ, मैं कह रहा हूं जरा इस पर भी आइएगा। अभय दुबे ने बताया अभी जो इंडिया के लोगों को शामिल करके सर्वे किया जाए, उसका नतीजा तो अलग होगा, उसको तो माना भी जाए, उस पर चर्चा हो अच्छे से। लेकिन ये दुनिया, हिंदुस्तान के बाहर लोग की बातें मैंने सुनी। हाँ, मैं स्वागत करती हूँ किसी भी तरह का सर्वे किया जाए, हमारे देश के लोगों को अधिक संख्या में लिया जाए, दूसरे देशों के लोगों को अधिक संख्या में लिया जाए, सैंपल साइज बढ़ाया जाए। फिर भी मेरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व में नंबर 1 प्रधानमंत्री या नंबर 1 नेता के रूप में उभरेंगे। माना कि 10 सेकंड दीजिएगा। यहाँ निष्ठा है, यहाँ अथक परिश्रम है, और जब ये सारे विपक्षी दल हमारे प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध में खड़े थे एकजुट होकर, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे थे, शांत थे, धीर गंभीर रहकर उन्होंने काम किया। और 10 फरवरी 2021 को 5,600 मेट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन था। 2 महीने में इस तरह का काम किया कि 9,524 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देश को दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है, हम सबको मानना पड़ेगा। और एक साथ 9 महीने के अंदर उन्होंने 2 देशी वैक्सीन पूरे देश के समक्ष उन्होंने रख दी। और आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जितने लोग हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अपराजिता जी, आप ऑक्सीजन और वैक्सीन की बात कर रही हैं। माना यह जाता है कि महामारी में हम सबसे ज्यादा कमजोर इन्हीं 2 चीजों में पड़े थे, ऑक्सीजन और वैक्सीन। कहीं ये 20% की गिरावट उसी वजह से तो नहीं आई है? मान लीजिए, कुछ तो मानिए। अगर आप सर्वे को मान रहे हैं कि हाँ ठीक है ये सर्वे, तो ये भी मानना पड़ेगा कि 20% की गिरावट हुई है, और क्यों हुई है इस पर चर्चा होनी चाहिए। मानव जी, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हुई है क्या? हम सबको मानना पड़ेगा। अभी असामान्य स्थिति है, इसे भी मानना पड़ेगा। हम कोविड की विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसे भी मानना पड़ेगा। और इतनी असामान्य स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री जी नंबर 1, जितने भी विपक्षी दल है उन्हें अभिनंदन करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए और आनंद प्रदर्शन करना चाहिए। और आज आलोक जी जब थाली और चम्मच लेकर बैठे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। मुझे लगता है ये इनकी प्रसन्नता को इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए आलोक जी, और बोलिए। ये गर्व की बात है, ये सारे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। अपराजिता जी मेरी बहन की तरह है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं तो टीकोत्सव भी मना रहा था, क्योंकि 4% होने के करीब जा रहा है देश 6 महीने में। इससे बड़ी उपलब्धि हो सकती है क्या? बाकी सब देश कोई 30%, कोई 40%, कोई 90% और कोई 100% तक पहुंच गया, 4% जा रहे हैं हम। मानक जी, इसलिए भी ताली बजाना बहुत जरूरी है। हर % पे ताली बजवानी चाहिए बीजेपी वालों को, हर % पे एक टीको उत्सव मनवाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा भी वो नहीं आ रही है बीजेपी वालों को। 50 लाख से ज्यादा जिस देश में डेथ हो गई हो, जिसमें 1 महीने में एक राज्य में 1,70,000 डेथ हुई हो, उसमें कह रहे हैं कि साहब हमने तो पता नहीं क्या कर दिया, चांद और सितारे तोड़ के सब। आलोक जी, 50 लाख नहीं है डेथ्स, 50 लाख मैं कह रहा हूँ 50 से भी ज्यादा। मानक जी, मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। आपने मध्य प्रदेश के आंकड़े देखे हैं ना? हाँ। 1 महीने में, मई के महीने में 1.7 लाख डेथ्स हैं। आप अगर 25 राज्यों में अच्छा, आप वो डेथ्स कह रहे हैं जो काउंट नहीं हुई है ऑफिशियल डेटा में? मैं वही कह रहा हाँ, हूँ, वही कह रहा हूँ। दूसरी चीज, आप केवल ये बता दीजिए 7 लाख गांव हैं, हर गांव में से 8-10 लोग चले गए हैं, और इतनी ही पॉपुलेशन शहरों में है। 1 करोड़ से ऊपर आंकड़ा जाता, मैंने तो कम बताया। दूसरी बात, ऑक्सीजन की जो हालत हुई है, अरे हॉस्पिटल्स में आज ही क्लीन चिट मिली है पारस हॉस्पिटल वाले को। वो कह रहा है हमने तो वो कर दिया था, अगर रिहर्सल कर रहे थे हम तो। बेड की वजह से क्या हालत हुई है पूरे देश ने देखा है। सुनील जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इनके साथ बेड पर थे, जिनका नाम चेतन चौहान था। उनकी क्या हालत हुई थी सुनील आप साजन जी आपको बताएंगे। मुझे लगता है अच्छा आलोक जी, देखिए सर्वे तो हो गया, ठीक है, सर्वे का रिजल्ट तो अलग चीज है, लेकिन आपको ये चुनाव के जो नतीजे आए हाल में, क्योंकि इससे बड़ा सर्वे तो कोई नहीं हो सकता भाई। जो विधानसभा चुनाव, यूपी के पंचायत चुनाव, इनसे जो सिग्नल निकल रहा है, मेरे ख्याल से उसे तो कोई नहीं नकार सकता। अब इन्होंने कहते हैं असम में हम अपनी सरकार लेके आए,
पुदुचेरी में हमने सरकार बना ली, बंगाल में हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए, सिर्फ केरल और तमिलनाडु में हमने अच्छा नहीं किया। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि देश चाहे भाड़ में जाए, 23.5 करोड़ लोग चाहे गर्त में चले जाएं गरीबी रेखा से नीचे, बीजेपी को चुनाव जीतना, इसके आगे इनकी कोई सोच नहीं। 100 से ज्यादा पत्रकारों पे मात्र 1 महीने में FIR हुई है, पिछले 1 महीने में पूरे देश के अंदर, और मैक्सिमम बीजेपी शासित राज्यों में हुई है। आज आप कंपेयर करते रहिए किसी को, आप कुछ भी करते रहिए, आप कहिए ग्लोबल फर्म है, अरे भाई ग्लोबल फर्म के तो आप आंकड़े मान रहे हैं, लेकिन आपके जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं, बेरोजगारी के आंकड़े हैं, महंगाई के आंकड़े हैं, उनको भी तो मान लीजिए ना। आप केवल क्या जीडीपी के जो आंकड़े और पर कैपिटा इनकम हमारी बांग्लादेश से नीचे चली गई, क्या ये इन आंकड़ों को नहीं मानेंगे? एक गूंगे प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, 1,000 से ज्यादा डॉक्टर्स की डेथ हो गई, 20,000। वाजपेयी जी बताइए, वाजपेयी जी क्या आप इस सर्वे को सही मानते हैं? वाजपेयी जी, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नंबर 1 है दुनिया के नेता, लेकिन 20% उनकी लोकप्रियता गिरी है। और ये जब फिर से बता दूं अपने दर्शकों को, ये ग्लोबल सर्वे है जिसमें हिंदुस्तान के सिर्फ 2100-2200 लोग शामिल है। वाजपेयी जी, ये तो देखो, सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कितनी अच्छी बात है कि मोदी जी नंबर 1 के लीडर हो गए पूरे इंटरनेशनल, पूरे विश्व में। अगर उनकी रेटिंग बढ़ के नंबर 1 के हो गए और अमेरिका का प्रेसिडेंट नंबर 6 पे है, तो ये तो सबके हमारा सम्मान बढ़ा है पूरे 140 करोड़ देश की जनता का। इसको इससे लोकल समस्याओं से कैसे जोड़ रहे हो? नहीं क्यों नहीं? अरे नहीं, लोकल समस्याओं से एक सेकंड वाजपेयी जी, एक नेता की अप्रूवल रेटिंग इसी आधार पर होती है कि वो सरकार कैसी चलाता है, प्रशासन कैसा चलाता है, देश के सामने जो संकट आया उससे कैसे निपटता है। तो मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि क्या वजह है कि इतने बड़े संकट के बावजूद ग्लोबल रेटिंग 66% है? जो सरकार 82 करोड़ लोगों को, जो गरीब गुरबा है, उनको 6 महीने, फिर उसके बाद लगातार 9 महीने राशन देगी, तो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे इंटरनेशनल लीडर? नहीं, आप बताइए मुझे, उसको ये कहा जाएगा ना कि इन्होंने ठीक किया? जो सरकार रेडी पहुंचे वालों को, एक सेकंड प्लीज, माने लीडर नहीं है वाजपेयी जी, जो वाजपेयी जी, ना वाजपेयी जी करेक्ट कर रहे हैं आपको, करेक्ट कर। पारस जी वाली एलजीपी से है या पासवान जी वाली से? ना उसका भी जवाब दे लेंगे। एक सेकंड वाजपेयी जी, अब क्या भाग रहे हो? ओके वाजपेयी जी करेक्शन, छोटा सा करेक्शन। आप कौन से किसके साथ हो? चिराग के साथ हो आप या पारस जी के साथ? अरे मेरी बात, बीजेपी पारस जी वाली को एलजेपी को मान रही है, और मोदी जी की तारीफ नहीं सुन सकते, मोदी जी की तारीफ नहीं सुन सकते। ग्लोबल रेटिंग क्यों बढ़ी है ये तो सुनना पड़ेगा ना। हमारे प्रधानमंत्री जब आपने क्रिटिसाइज कर दिया तो हमारी बात भी सुनिए ना। अरे सुनिए ना आलोक, सुनना पड़ेगा। पिटवादी पूरे देश में नाक, पूरे वर्ल्ड में नाक कटवादी प्रधानमंत्री ने। आप क्या सुनोगे? नहीं तो आलोक जाऊंगा आपके पास पूरा मौका। कांग्रेस की सरकार थी, क्या रेडी जी? वाजपेयी थोड़ा करेक्शन कर दूं, वो इंटरनेशनल लीडर्स का सर्वे नहीं है, वो इंटरनेशनल लोगों का सर्वे है। हाँ बोलिए। मान ली मैंने आपकी बात, देखिए ऐसे सुनिए ना, रेडी पटरी खोमचे वालों को 10,000 रुपए कौन देगा? किसी ने दिए ना? सरकार ये बैठे हुए किसानों को पेंशन दी इन्होंने, पूछिए इनसे बैठे हुए। अरे सुनिए प्रभु, सुनिए आलोक, फिर मैं बोलने आलोक जी बोलने दीजिए, आप लिख लो इस बात को। आई विल नॉट अलाउ यू। हाँ बोलिए वाजपेयी। आप आपस में मान सम्मान करते हैं, समझदार लोगों की तरीके से बहस करेंगे ना। हाँ बोलिए। आपने 60-70 साल में किसानों को पेंशन दी क्या? 70 साल में किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए क्या? नहीं, अब आप देखो ये गलत हो जाएगा। नहीं, सर्वे से 70 साल पे चले, इस सरकार ने जो काम 5 मिनट बैठ लेते हैं। नहीं, आप सर्वे पे बात करो ना भाई, क्यों है सर्वे? बोलने तो दीजिए। उसी का तो कारण बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, उसी का रीजन बता रहा हूँ। अब बोलिए वाजपेयी। सर्वे में अगर नेगेटिव पॉइंट गिने जाएंगे तो पॉजिटिव पॉइंट भी गिने जाएंगे। अब बोलिए। और कौन से पॉजिटिव पॉइंट? वेलफेयर स्कीम्स जो है, इस सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को डेवलप करने की स्कीम है, जैसे जीएसटी लागू किया, ये किसके पैरामीटर्स होते हैं? ये इंटरनेशनल पैरामीटर है। जीएसटी करके 1,48,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन की, ये वो पैरामीटर है। फेडरल स्ट्रक्चर को ठीक किया, ये फेडरल स्ट्रक्चर को ठीक करने का क्राइटेरिया सर्वे नहीं है। अरे भाई आलोक जी, सर्वे के क्या क्राइटेरिया आप बता सकते हैं? अमानत जी ने बताया, आपने सुना ही नहीं। आप मुझे लग रहा है पारस जी से और वहां पर सेटिंग कराने के चक्कर में लगे हुए थे, आपने सुना ही नहीं शो शुरू में।
आप बोलिए, आप पूछिए। अच्छा एक सेकंड, ओके, वन बाय वन, ओके। वाजपेयी जी एक सवाल और, ओके वाजपेयी आप जो बातें कह रहे हैं वाजपेयी जी, डिबेट करें। ओके वाजपेयी जी, इसी में आपसे एक और सवाल है। हाँ सुनिए तो वाजपेयी जी, डिबेट करें, किस की डिबेट करोगे यार? ना एलजेपी पे अभी नहीं, एलजेपी पे अभी नहीं। मैं कह रहा हूं वाजपेयी जी, देखिए इस सर्वे में यह कहा गया है कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 21 तारीख से पूरे देश को फ्री वैक्सीन, उससे उनकी रेटिंग में सुधार आया है। आपको लगता है वाजपेयी जी, देखिए बात फिर वही है ना, सर्वे का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि देश के सामने चुनौतियों का नेता किस तरह सामना करता है, कैसे अपनी जनता को उससे निकालता है, कैसे इस संकट से निपटता है। और महामारी के दौर में तो सबसे ज्यादा सवाल इसी से होगा ना, क्राइटेरिया महामारी ही होगा और कुछ नहीं हो सकता फिलहाल। बिल्कुल होगा। तो एक बात बताइए ना, महामारी क्राइटेरिया है तो मेरे को सिर्फ एक बात, ये पैनल पे बैठे हो किसी से पूछ लीजिए आप, पहली बार जब कोरोना आया तो मार्च में लॉकडाउन मोदी जी ने किया, उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये बात स्टैब्लिश हो गई ऑन रिकॉर्ड कि लॉकडाउन उन्होंने टाइमली कर लिया तो भयावह। मैं पूछ रहा हूं आपसे, 20% जो रेटिंग गिरी है वाजपेयी जी, जो 20% रेटिंग गिरी है महामारी में, अरे गिरने की जरूरत गिरी है, वो उसको हम रिकवर कर लेंगे, वो तो हमको भी पता है, लेकिन जो हमने काम किया वो तो पता चले ना लोगों को। भाई जो रेटिंग बढ़ी है या हम नंबर 1 बने हैं वो खुशी का विषय है, क्या गिरी है वो इनके लिए खुशी का विषय है? ये है डिबेट का विषय। अरे तो कांग्रेस तो खुश हो रही होगी, सुनील साजन खुश हो रहे होंगे कि 20% गिरी है, आप खुश हो रहे हैं कि नंबर 1 है, अपराजिता जी खुश है नंबर 1 है, तो उसको देखने का तरीका है। आसाम देखिए, दूसरा क्राइटेरिया क्या, अगर लोकल हम देखें कि जनता किसके साथ है, तो आसाम हम जीते, पांडिचेरी हम जीते, वेस्ट बंगाल हम बढ़े। तो अभी हाल के हैं, कोरोना के दौरान के इलेक्शन है, और पंचायत में भी हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। तो क्राइटेरिया जहां पर कोरोना वाली बात है वो आप देखिए कि पॉलिसीज बनाई, टाइमली बनाई, एजुकेशन में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आई उसको इंप्रूव किया, और देखिए उस इंप्रूव की वजह से भी रेटिंग आई होगी, बड़ी होगी कि भैया वैक्सीन नहीं थी इनके पास, इन्होंने फॉरेन अरेंजमेंट किया। जो क्रिएशन प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो राज्यों की वजह से हुई, कंफ्यूजन जो हुई एजुकेशन में वो विपक्षी पार्टियों की वजह से हुई। इन्होंने शशि थरूर ने क्या कहा था, अभी कह रहे हैं राज्यों की वजह से, सुनिए वाजपेयी जी अभी कह रहे हैं राज्यों की वजह से, सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनिए, सुन तो लीजिए, राज्यों ने ये कहा कि नहीं, अब सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अरे सुन तो लीजिए जी। अभी आप बोले राज्यों की वजह से हो रही है, फिर उसी सांस में ये भी कह गए नहीं विपक्षी पार्टियों की वजह से हो रही है। अरे आधे राज्यों में तो आपकी सरकार है। मैं सेटिस्फाई करता हूं ना कि राज्यों ने ये कहा कि हमको खरीदने दीजिए या हमको स्वतंत्रता दीजिए, फिर कुछ दिनों बाद कहा कि नहीं हमसे नहीं होगा, आप ही करिए। सुनील साजन, इसी तरह लॉकडाउन में राज्यों में ये किया कि हमें लॉकडाउन लगाने की इजाजत दो, सुनील मुझे पता है, सुनील मैं जानता हूं आपके नेता और आपकी पूरी पार्टी, मतलब अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी अब एक एक सर्वे को बहुत गंभीरता से देख रही होगी, क्योंकि अब यूपी के चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो इस सर्वे से आप क्या संकेत निकाल रहे हैं सुनील? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि आपने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि भारत के 21-2200 लोग ही इसमें शामिल हैं, और वो 21-2200 लोग वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन रहते हैं, और इस देश की 70% आबादी गांव में रहती है, 25% आबादी अभी भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं है। तो अभी मैं वाजपेयी जी को सुन रहा था, ग्लोबल जो सर्वे हुआ है उसको लोकल स्तर पे लेकर के आ गए। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी की इमेज दुनिया में बढ़ती है तो ये हमें खुशी की बात होगी। देश के प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, ना ही वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री हैं, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं मानक जी, आलोक जी के उस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि भारत में 7 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत में उद्योग कितने आए, भारत में रोजगार के इंतजाम कितने हुए, भारत में लोग सुरक्षित कितने हैं, और अगर बीमार हो जाएं तो इलाज का इंतजाम कितना है, महामारी में क्या हुआ। हमने आपने पूरी दुनिया ने देश की तस्वीरें देखी, पवित्र गंगा मैया की तस्वीरें देखी, अस्पतालों की देखी, बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते देखी, बिना दवा के दम तोड़ते देखी। तो इसमें कम से कम हम खुश नहीं हो सकते हैं। और जहां तक सवाल मानक जी केवल पॉपुलैरिटी का है कि किसी एक व्यक्ति की पॉपुलैरिटी,
तो मुझे लगता है इस देश में बहुत लोगों की पॉपुलैरिटी रही है। गब्बर सिंह की पॉपुलैरिटी कम थी क्या? लेकिन गब्बर सिंह को क्या मान लेंगे आप? गब्बर सिंह पॉपुलर थोड़े थे, पॉपुलर नहीं थे वो। क्यों गब्बर सिंह? अरे कैसी बात कर रहे हैं? वो ग्लोबल लीडर थे। गब्बर सिंह पॉपुलर नहीं थे? कहां से पॉपुलर थे? शोले से पॉपुलर हो गए होंगे इंडिया में। अमजद खान। अरे कैसी बात कर रहे हैं मानक जी? अच्छा, हिटलर पॉपुलर था या नहीं? सद्दाम हुसैन पॉपुलर थे कि नहीं इंटरनेशनल? लेकिन इनसे मैं कह रहा हूं देश को क्या मिल रहा है मानक जी? मैं कह रहा हूं अगर प्रधानमंत्री जी, हम कह रहे हैं चलो झूठ ही सही पॉपुलर हैं, सेटिंग गेटिंग से पॉपुलर हो गए, कैसे हो गए? अरे चुनाव थोड़े सेटिंग से जीत जाया जाता है। अरे आप तो देखिए सारे चुनावों पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। अब आप प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर रहे हैं, कभी आप सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं। अरे चुनाव, उनके यहाँ चुनाव थोड़े होता था, यहाँ तो चुनाव होता है। अरे सवाल ये नहीं है तो चुनाव में कहां, मैं कह रहा हूं कहां खड़े हैं आप? देश कहां खड़ा है भाई? लोकतंत्र में चुनाव चुन करके ही तो आप आए। देश की सम्मानित जनता ने आपको बहुमत दिया, तभी तो आप 7 सालों से प्रधानमंत्री हैं। तो यूपी चुनाव में क्या होने जा रहा है? देश को क्या दिया? यूपी चुनाव में क्या होने जा रहा है? यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जहां पर हम खड़े हैं वहां हो सकता है भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाए, और जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उससे थोड़ा बहुत आगे हम खड़े हो जाएंगे। यह उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अच्छा, एकदम पासा पलट जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा, आपकी 300 प्लस आ जाएगी। नहीं मानक जी, हाँ। नहीं मानक जी, क्या है ना कि ये बीजेपी 47 सीटों पे ही थी 17 में, 17 में इनको मिल गए 300। ये तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता तय करेगी। हम नहीं तय कर सकते, आप नहीं तय कर सकते, ना बीजेपी तय कर सकती है। लेकिन जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जो पंचायत चुनाव में जो गुस्सा देखने को मिला है भाजपा के खिलाफ, हाँ। हमें उम्मीद है कि उसका कई गुना ज्यादा गुस्सा, क्योंकि जो पंचायत चुनाव हुए तब तक ये महामारी की त्रासदी इतनी नहीं थी, इतनी दिक्कत नहीं थी। अगर अब चुनाव हुए होते पंचायत के उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी तो कहीं होती नहीं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि 22 में भारतीय जनता पार्टी 50 प्लस भी पाएगी। ओके, 50 भी नहीं। अभय दुबे, क्या ऐसा, हम जानते हैं अभय दुबे कि हमारी जो पब्लिक मेमोरी है बहुत छोटी होती है, पर ये जो संकट आया है, ऐसा संकट तो सदियों से नहीं आया। आपको लगता है जो पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है वाला एक जो लॉजिक है वो इस बार लागू होगा? क्योंकि यूपी चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, 6-8 महीने हैं अभी चुनाव में। कई महीने बाकी हैं, लेकिन केंद्र के चुनाव में बहुत समय बाकी है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कोरोना के प्रबंधन में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसका केंद्र के चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि बीच में भाजपा के पास समय है और उसके पास इस तरह के संसाधन भी हैं और कुशलता भी है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को कुछ थोड़ा मंद कर सकती है अपने खिलाफ। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग तरह की है। वहां पर मुझे लगता है कि तीनों तरह के प्रभाव पड़ेंगे। वहां किसान आंदोलन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रहा है उसका भी असर पड़ेगा। कोरोना प्रबंधन में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो पूरा एक आइकॉनिक सीन हो गया है। गंगा में बहते हुए जो शवों का दृश्य है, मतलब जो है वो अपने आप में एक मुहावरा, एक प्रतीक बन गया है बद इंतजामी का। तो उसका भी असर पड़ेगा। उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह मचा हुआ है, जिसके ऊपर आप भी कई कार्यक्रम कर चुके होंगे और सब जगह कार्यक्रम उसके ऊपर हो रहे हैं, उसका भी निश्चित रूप से असर पड़ेगा। तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश के पैमाने पर अपनी एंटी इनकम्बेंसी को नरम करना या उलट देना, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हार जाएगी वगैरह, ये सब भविष्यवाणी में नहीं कर रहा हूं। हाँ। लेकिन मुश्किलें बहुत है भाजपा के लिए। ओके, अपराजिता जी, असली चुनौती तो अब आने वाली है। इन सर्वे का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें हिंदुस्तान की जनता की राय शामिल नहीं है। अब यूपी का चुनाव आएगा, उत्तराखंड का आएगा, पंजाब का आएगा, गोवा का आएगा, मणिपुर का आएगा। असली आपकी परीक्षा इन 5 राज्यों में होने वाली है, सबसे बड़ी यूपी में। और उससे पहले जो चल रहा है पंचायत चुनाव के नतीजों से लेकर, कितनी कॉन्फिडेंट है आप 300 प्लस ले आएंगे फिर से? पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत साहस के साथ सारी चुनौतियों का सामना करती आ रही है और आगामी दिनों में भी करेगी। और देखिए, मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है या नहीं है। मुझे लगता है कि कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, हम निष्ठा के साथ काम करते आ रहे हैं। और आप सबको ये समझना होगा, मुझे लगता है सारे विपक्षी दलों को मैं अनुरोध करूंगी इस बात को समझे, 1 जनवरी से
10 मार्च तक हमारी क्या स्थिति थी? कोरोना की दूसरे लहर की मैं बात कर रही हूँ। करीबन 20,000 केसेस प्रतिदिन आते थे और अचानक यह संख्या 7 लाख केसेस पर डे हो गई और करीबन 4,000 से अधिक मृत्यु होने लगी। तो इतनी भयानक लहर आएगी, मुझे लगता है कि किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य की अवसंरचना है इसे झेल नहीं पाएगी। हम सब जानते हैं बखूबी, आप माने ना माने, लेकिन आपका हृदय जरूर कहेगा कि कोई भी अवसंरचना इसे झेल नहीं पाएगी। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह काम किए गए और काम किए जा रहे हैं, निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ, सबको लेकर संयम के साथ समन्वय लाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जिस तरह का तारतम्य होना चाहिए था उसे इंश्योर करते मतलब हुए यूपी में 300 प्लस सीटें फिर से लाएंगे आप? हम यूपी में एक बार फिर 300 प्लस लाएंगे अपराजिता जी? बहुत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं, सुनील साजन जी को मैंने सुना, आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास सेहत के लिए हानिकारक होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बलिष्ठ नेतृत्व में मैं कह दूं और आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन काम करेगी। हम अपना होमवर्क अच्छे ढंग से करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम घर घर जाते हैं, हम सबके साथ अपना जुड़ाव स्थापित करते हैं और तब हम इलेक्शन में जाते हैं। ओके वाजपेयी जी, हमने बंगाल में भी वैसा ही किया, हमने आसाम में भी वैसा ही किया, पुडुचेरी में वैसा ही किया और हम तमिलनाडु और केरला में भी आगामी दिनों में अच्छा करेंगे। ओके वाजपेयी जी, ये जो अगली चुनौती आ रही है उसमें तय होगा ना, मतलब अग्नि परीक्षा कह सकते हैं ना 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं वाजपेयी जी? तो वो तो 2014 से लेकर लगातार चुनाव लोकसभा के भी आए, राज्यों के भी आए, हर बार यही कहते हैं। इस बार देखेंगे जी क्या होता है, इस बार देखेंगे जी क्या। देखो एक बात समझ लो जो एडमिटेड नहीं, इस बार देखेंगे तो, पर हुआ भी तो वाजपेयी जी, ऐसा नहीं है ना कि आप लगातार 19 के बाद चुनाव जीतते आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आप बार बार हार रहे हैं। माना कितने चुनाव हारे बताइए? नहीं 100% रिजल्ट तो किसी चीज में आता नहीं। अगर 100% रिजल्ट आने लगे 100 नहीं, अरे मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूं, 50% भी मुश्किल से होगा। आप चलिए पीछे चलिए, ऐसा है, बताइए मुझे ऐसा अभी जो गुजरात के इलेक्शन के बाद बताइए कहां जीते कहां हारे। देखिए अभी लास्ट इलेक्शन जो आपने देखा उसमें हमारे पास 2 स्टेट तो आ गए ना, जो एक रिटेन किया एक नया आया। उसके बाद मध्य प्रदेश हमारे पास आया, उसके बाद हमारे पास कर्नाटक भी आया। मध्य प्रदेश जीते नहीं थे, मध्य प्रदेश जीते नहीं थे, याद करिए। राजस्थान भी नहीं जीते थे, छत्तीसगढ़ भी हारे थे। सुनिए ना, अगर हमारी सरकार बन गई, दिल्ली भी हारे थे, दूसरे लोग वॉलंटियरली आ जाते हैं हमारे पास, तो उसमें हमारा दोष है क्या? सवाल तो सरकार का है ना। देखिए नेक टू नेक अगर चली है और कुछ पहले हमारे पास आ जाते हैं तो कैसे बात बनेगी? एक बात संभालो आलोक शर्मा। अच्छा ओके ऑलराइट, एक काम करते हैं, सुनिए आज अच्छा मौका है, अच्छा मौका है। ओके आलोक जी, अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया। वाजपेयी जी बोल दीजिए, बता दीजिए आज क्या हो रहा है एलजेपी में, बता दीजिए। आलोक जी बार बार पूछ रहे हैं, अब मैं बता दीजिए। देखिए हमारी मानक जी जो है ना पूरा समय निकाल देंगे इन्हीं के पास। आप सुनिए जवाब सुनिए ना, छेड़ा आपने। देखिए हमारी पार्टी में परिवार के मुखिया ने बगावत कर दी, कोई बात नहीं कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद पार्टी का कौन किसके पास रहेगी उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, उसका स्ट्रेंथ कर दिया। नहीं एक सेकंड वाजपेयी जी भागिए मत, ना एक सेकंड वाजपेयी जी, आलोक जी ने पूछा आप किसके साथ हैं, आप चिराग के साथ हैं या पशुपति पारस के साथ हैं? पासवान के साथ हैं। अरे हम लोग नहीं कहीं जाते हैं, हम लोग रामविलास बोलिए आलोक जी बोलिए। एक बात सुनिए, हम लोग ऐसे नहीं बदला करते हैं कि पानी की धार के साथ चले जाए। ओके जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हुए हैं। बढ़े ये पूरा देश चाहता है कि मोदी जी का हर तरह से मोदी जी का चेहरा बढ़े और पूरे विश्व में मोदी जी का नाम हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 54 रुपए पे जब हमने डॉलर, आपके राहुल गांधी का दुर्भाग्य है। पंडित जी एक मिनट, नहीं सुनिए ना, एक मिनट, क्या हुआ सिद्धू पंडित जी देखो, अब आपको शो खराब करना है तो कर लीजिए, मानक जी संभालेंगे, मैं चुप बैठता हूँ। आपने शुरुआत आपने की थी, मैं चुप बैठता हूँ मानक जी, आप इन्हीं को 1-2 बार और बुलवाइए। सिद्धू साहब का है नहीं कुछ अरे आलोक जी का टाइम है, आलोक जी बोलेंगे। आलोक जी बोलिए। आलोक जी देखिए मुझे लगता है देश का गंभीर विषय है। 54 रुपए पे डॉलर छोड़ा था, आज 75 के पार चला गया, तो इंटरनेशनल रेटिंग पता नहीं क्या, कौन सा धतूरा खा के रेटिंग, कौन सा वो एजेंसी काम कर रही है उनकी। मुझे लगता है जिस देश में गरीबी रेखा से लोग ऊपर चले जाएं, बेरोजगारी लगातार बढ़ जाए, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर सीरो सर्वे बंद कर दिया जाए,
12वीं के एग्जाम तक का जुलाई तक ना पता हो, 50 लाख डेथ हो जाएं, उसके बाद भी अगर सर्वे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है। और जब तक जहां तक पॉपुलैरिटी की बात है मानक जी, तो ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत थी और ईवीएम से मशीन, ईवीएम अगर वहां अमेरिका में होती तो ट्रंप मरने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप ही रहते, कोई और नहीं बन सकता था। दूसरी बात यहां पर आता है, देखिए आप 2022 की बात कर रहे हैं, कुछ मीडिया चैनल्स ने हिंदू मुसलमान पे काम करना शुरू कर दिया है, कुछ ने फर्जी टूल किट पे काम करना शुरू कर दिया है। अमित मालवीय जी अपना कुछ दिन से साइलेंट है, वो कुछ ना कुछ डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट उनका कुछ काम कर रहा होगा। भारत पाकिस्तान का टॉपिक बंद हो गया क्या? हिंदू मुसलमान बंद हो गया क्या? सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती और एफआईआर की डर और तबलीग की जमात सब बंद हो गया क्या? फिर आ जाएंगे, दोबारा से वापस ले आएंगे और ये नोएडा का मीडिया नतमस्तक होकर उनको चलाएगा। मुझे लगता है, नहीं एक मिनट, अरे सर एक मिनट सुनिए ना, पत्रकारों को होनी शुरू हुई है, थोड़ा जागृत हुए हैं पत्रकार भाई, अब पत्रकारों को होनी शुरू हो गई है तो अब इनको थोड़ा लगने लगा है कि बीजेपी ये तो हिटलर बन गई है। सुनिए वापस आते हैं, एक बहुत आंकड़ा इंपॉर्टेंट, हमेशा हर डिबेट में बीजेपी के लोग कहते हैं मानक जी 82 करोड़ लोगों को खाना दे दिया, ये बिल्कुल आधारहीन तथ्य है, इसके अंदर कहीं पर कोई सच्चाई नहीं। 4 मंत्रियों के अलग अलग 4 बयान हैं। पहली चीज, आप वकील हैं, एलजेपी के प्रवक्ता महोदय, आप बता के जाइएगा 82 करोड़ का आंकड़ा कहां पर है, कौन से राज्यों की वेबसाइट पर है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज। मैं फिर कहता हूं आपको, ये झूठा आंकड़ा है, बिल्कुल झूठा आंकड़ा है, इसको सत्यापित करे सरकार। झूठ के बल पर कब तक आप लोग जवाब दीजिए, बोलिए वाजपेयी जी, बोलिए। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहती है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। वाजपेयी जी जवाब दीजिए, बोलिए बोलिए। 23 करोड़ परिवार हैं, मात्र 23 करोड़ परिवार हैं हिंदुस्तान में। अरे सुनिए, गलत बात है, ये आंकड़ा बिल्कुल झूठा आंकड़ा है, क्योंकि बीजेपी झूठी पार्टी है और उनके पीछे। जवाब तो सुनिए, अब जवाब सुनिए, वाजपेयी जी बोलिए, तो कैसे होगा? बोलिए बोलिए। आंकड़े को सत्यापित कर दीजिए मुझे, मैंने सारे आंकड़े अपने आप सत्यापित हो जाएगा, अपने आप सत्यापित। देखिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बनाया वो सेंट्रल पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। अरे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं है अभी। अरे यार सुनिए, क्या बात करे जा रहे हो? फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं किया आप लोगों ने, क्या बातें करे जा रहे हो? फूड सिक्योरिटी एक्ट जिन राज्योयों ने 2013 का फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं है यार। अब हर चीज को गलत करो, बताइए ना कहाँ है लागू, बताइए कहाँ फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू। अब मैं निकाल के दिखाऊं, इसमें अभी देख लीजिए, इसमें निकाल फूड सिक्योरिटी बिल जो था वो आज तक पेंडिंग है। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, उसके तहत राज्यों को अधिकार दिए, हम अनाज देते हैं, राज्यों को अधिकार दिया हमने, और अनाज देके राज्य को अपने आप जीएसटी का पैसा देना नहीं राज्यों को दे दिया अधिकार। सुनोगे नहीं जवाब, ये गलत। पंडित जी, मैं इधर की बात नहीं होने दूंगा, मुझे केवल ये बताइए 82 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? मुझे ये बताइए 82 करोड़ का आंकड़ा प्रधानमंत्री कहां से लेकर आए? अरे हमारा आंकड़ा नहीं है, ये स्टेटों का आंकड़ा है। दीजिए कहां है वो आंकड़ा, जो हम दीजिए आंकड़ा कहां है वो? अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, अभय दुबे बोलिए। अभय जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अनाज देता है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। अभय जी एक छोटी सी बात, मेरा कहना यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि 82 करोड़ लोगों को हमने अनाज दिया, तो खाना दिया, वाजपेयी जी भी कह रहे हैं, भाजपा के दूसरे प्रवक्ता भी इस बात को कहते हैं, तो ये किसी सरकार के लिए गर्व की बात कैसे हो सकती है? अगर हम मान लें कि 1 अरब 30 करोड़ देश की आबादी है, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें 82 करोड़ लोगों को खाना खाने के लिए सरकार का मोहताज होना पड़ रहा है अपना पेट भरने के लिए, इसमें क्या खूबी है भाई? बोलिए अपराजिता जी, क्लोजिंग कमेंट। अपराजिता जी बोलिए। निहायत ही शर्मनाक बात है। अपराजिता जी, गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया और इसके बाद भी जब मई 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो स्थिति वही थी। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पर हम गुस्सा करें या उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व के नंबर 1 प्रधानमंत्री हुए हैं और हम सबको मानना होगा जिस तरह का उन्होंने बेहतरीन काम कोरोना के प्रबंधन में किया, मुझे लगता है काबिले तारीफ, और हम सबको इस बात को मानना होगा, स्वीकार करना होगा। कोई भी रहे, विपक्ष में रहे, पक्ष में रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि इन्हें मुद्दा चाहिए, मुद्दा विहीन राजनीति है, राजनीतिक जमीन देश में नहीं है इनकी, और इन्हीं की नकारात्मक सोच की वजह से सारे राज्यों ने इन्हें नकार दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय में 3 महीने में 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आलोक जी क्या दिखा रहे हैं, एक मैं पढ़ना चाह रहा हूं, मेरा दर्शक भी जरा पढ़ ले एक बार, ये आलोक जी क्या दिखा रहे हैं।
काला धन 60%। मोदी जी की 2% जो है पॉपुलैरिटी इसी चीज से बढ़ी है कि 60% काला धन स्विस बैंक में बढ़ गया। ओके, मेरे कल इस पर डिबेट कर चुके हैं, इसी चीज के इस पर हम कल डिबेट कर चुके हैं और कई जगह इसको ढंग से कवर भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। जैसा मैंने पहले कहा, सर्वेस कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन असली परीक्षा लोकप्रियता की किसी भी नेता के चुनाव में ही होती है। तो उस लोकप्रियता के टेस्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुनील साजन, AK वाजपेयी, अभय जी, आलोक शर्मा और अपराजिता सारंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।